सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत जोहार है, जय धर्म है, नमस्कार। आज सरना नवयुवक संघ के कार्यालय में मान्यवर जगदेव उरांव जी उपस्थित हैं और साथ में बैठे हैं रविंद्र भगत जी। लेकिन आज खासकर हम लोग बात करेंगे जगदेव उरांव जी से। इनका समाज के क्षेत्र में और समाज का पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र से, सांस्कृतिक क्षेत्र, सभी क्षेत्र से इनका संबंध रहा है और ये बहुत एनर्जेटिक व्यक्ति है। इनसे हम लोग बहुत सारा प्रेरणा लेते हैं। आज हम लोग इनसे डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि आपका जन्म किस गांव में हुआ, किस जिला में, किस प्रखंड में हुआ, पहले तो आप इसे बताएं। सभी को जोहार और जय धर्म। मेरा नाम जगदेव कुमार उरांव हुआ। मेरा जो जन्म स्थान है सुरसा गांव है और ये सुरसा गांव गुमला जिला के अंतर्गत सीसे थाना में पड़ता है। या यूं कहें कि गुमला जिला का सबसे उत्तरी बॉर्डर में मेरा गांव। जैसे अगर हम सीसे थाना से चले तो कुछ गांव आती है, जैसे साइंदा आती है, छारदा आता है, बुरसो आता है, कोठारी आता है, पामू आता है, उसके बाद सुरसा पड़ता है। सुरसा से हम आगे बढ़े तो भौरों, बेदाल, मसमानो तक आप पहुँचे। ये मेरा गांव है सुरसा, जो इस क्षेत्र में बसा हुआ। तो आपका जगदेव सर, आपका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई आपकी शिक्षा? देखिए, पहले क्या होता था कि पहले जमाने में लोग शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं थे और स्कूल की भी कमी थी। बहुत दूर दूर तक स्कूल हुआ करते थे, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल बहुत कम हुआ करते थे। ऐसे गांव में, मेरे गांव में एक 3 क्लास तक का स्कूल था। अच्छा। जहां हम लोग की प्रारंभिक शिक्षा हुई। 3 क्लास के बाद हम लोग चौथा से चले गए मसमानो मिडिल स्कूल। तो मसमानो मिडिल स्कूल जाने के लिए भी हम लोग को करीब 1.5 से 2 घंटा पैदल जाना पड़ता था। अच्छा। आप जानबे करते हैं गांव की परिस्थिति में, गांव में काम करना है। सुबह 5 बजे हम गए खेतों में हल जोते, 9 बजे आए, 10 बजे स्कूल कूदे गए और फिर वहाँ 4 बजे आए तो फिर बकरी चराने गए थे। ये दिनचर्या हम लोग का रास्ता में नदी वगैरह? हाँ, नदी वगैरह पड़ता था। तो पुल वगैरह भी नहीं रहा होगा, बहुत मुश्किल होता था। ये हम लोग का दिनचर्या था और इसी कठिनाई से हम लोग पढ़े लिखे 7वां क्लास तक मसमानो मिडिल स्कूल में। उसके बाद 8वां से हम आ गए रांची बालकृष्ण हाई स्कूल। क्योंकि उस समय स्कूल हम लेट से आए, गाँव से लेट से आए, तो हमको अच्छा स्कूल में नामांकन नहीं हो पाया तो बालकृष्ण स्कूल में नाम लिखा लिया 8वां क्लास। उसके बाद 9वां से मैट्रिक तक हम मारवाड़ी हाई स्कूल, जो शहीद चौक रांची में स्थित है, उसमें पढ़े। मेरी मैट्रिक हुई वही मारवाड़ी हाई स्कूल से 1978 में। ये मेरा प्रारंभिक शिक्षा है। अच्छा। और फिर उच्च शिक्षा? उच्च शिक्षा के लिए जैसे कि हम बोले हाँ, जैसे कि हम बोले कि मैट्रिक पास करने के बाद हम रांची कॉलेज चले गए। अच्छा। रांची कॉलेज में आईएससी कर रहे थे, 78-80 का बैच था। अच्छा। आईएससी करते करते जिससे हम फाइनल एग्जाम देने वाले थे, उसी समय में इंडियन एयरफोर्स में बहाली के लिए वैकेंसी निकला। अच्छा। तो हम इंडियन एयरफोर्स में बहाली के उसमें भर दिए। उस समय बिहार था, एकीकृत बिहार था। पटना गए, कदम कुआं में एग्जाम दिए और वहाँ बहुत सारे लड़के आए हुए थे, जिसमें बहुत सारा प्रक्रिया से गुजरते हुए हम लोग सिर्फ 9 लड़कों का सिलेक्शन किया। अच्छा। तो हमको लगा कि भाई इतने में हम पास किए हैं और उसमें कोई हम लोग का ऐसा ट्राइबल बेनिफिट वाली बात नहीं थी। एज ए जनरल हम पास किए। अच्छा। तो हम चले गए इंडियन एयरफोर्स में भर्ती। अच्छा, एयरफोर्स में? हाँ, एयरफोर्स में चले गए। अब बैंगलोर ट्रेनिंग किए। बैंगलोर ट्रेनिंग के बाद, किस साल की बात है ये 1980 की बात। अच्छा, बैंगलोर चले गए हम, एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। अच्छा। उसके बाद हमारी पहली पोस्टिंग हुई दिल्ली में। तो हमको लगा कि भाई हम तो अभी आईएससी छोड़ दिए तो मैट्रिक पास ही है, हमको लगा कि कुछ पढ़ना लिखना चाहिए। अच्छा। है ना, पढ़ना लिखना चाहिए। हम लोग जो कि डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, हम लोग डेली ऑफिसर मेस में जो कहते हैं रम बिस्की सब मिला करता था, या डेली नॉन वेज की व्यवस्था होती थी, रोज पार्टियां होती थी। लेकिन उस पार्टी से हम हट गए। हमको लगा कि नहीं, ये गलत बात है, हमको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत दौड़े कि हम पढ़ाई करेंगे। तो वहाँ क्या था कि हमारा पढ़ाई वहाँ सूट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ 10+2+3 सिस्टम था और इधर हम लोग के बिहार में 2 साल आइए, 2 साल बीए, 2 साल एमएससी, तो नहीं सूट हुआ। फिर मेरा जो पोस्टिंग हुआ अमृतसर में, वहाँ से गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, वहाँ से पढ़ाई का बहुत जरिया है प्राइवेट से पढ़ने का, डिस्टेंस एजुकेशन की फैसिलिटी है। तो हम वहीं से आईए किए, वहीं से बीए किए, वहीं से एमए इंग्लिश किए। कभी एक दिन हम क्लास नहीं गए, केवल प्राइवेट से पढ़े। उसके बाद वहाँ से मेरी पोस्टिंग हो गई गुजरात, वहाँ जाके लॉ में एडमिशन लिए
और लॉ में हम टॉपर रहे, मैं गोल्ड मेडलिस्ट। अरे वाह वाह वाह। तो उसके बाद में इग्नू दिल्ली से हम अच्छा, वो भी प्राइवेट ही था? हाँ, सब प्राइवेट, हम जो भी बोल रहे सब प्राइवेट, सब प्राइवेट। हाँ हम बता रहे सब प्राइवेट है। उसके बाद इग्नू दिल्ली से हम मैनेजमेंट कर लिए। अच्छा। फिर बैंगलोर से डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स किए, डिप्लोमा टेक्नोलॉजी किए, और बैंगलोर से ही डिग्री कम्युनिकेशन किए। अरे तो ये वाह। हम जहाँ जहाँ गए, उसको जहाँ जहाँ पढ़ने का सुविधा है उसको यूटिलाइज किए। नौकरी करते थे, परिवार पालते थे और रात रात पढ़ते थे। वाह। और एक बात मैं एक कहना चाहूंगा जो मेरे लिए गर्व की विषय लगता है, मैं एक ही साल में 3 एकेडमिक पास करता था। अरे वाह। कैसे सो बताता हूँ कि मैं MA इंग्लिश करा था अमृतसर में, वहाँ से फर्स्ट ईयर पास करके मेरी पोस्टिंग हो गई गुजरात। तो वहाँ सारा किताब उठो के हम ले गए, वहाँ लॉ पढ़ने लगे, वही सब मैनेजमेंट भी इग्नू से दिल्ली से करने लगे। मतलब 2 महीना बाद पहले एक इग्नू के मतलब मैनेजमेंट के एग्जाम, 2 महीना बाद लॉ की, 2 महीने बाद इंग्लिश की, तीनों का हम जोड़ दिए और तीनों पास कर गए। साइमल्टेनियसली हम लॉ में गोल्ड मेडलिस्ट भी हो गए। तो ये मेरी मेहनत का फल। बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये सब जब डिग्री ले रहे थे उस समय आप नौकरी में भी थे, अब नौकरी में आपका पद वगैरह क्या कहलाता था? देखिए हम अब जब हम नौकरी में गए तो पहले तो एयरफोर्स में गए। एयरफोर्स में जाने के बाद जो हुआ क्या कि वो हम टेक्निकल अफसर थे वहाँ पे, एयरफोर्स में टेक्निकल अफसर। कहिए कि हम एक जहाज के इंजीनियर थे। हम अगर जहाज को हम नहीं बनाएंगे तो उड़ नहीं सकता है। मेंटेनेंस, मोटा मोटी यही समझिए, है ना। उसके बाद एयरफोर्स में नौकरी 18 साल करने के बाद हम ऐसे पढ़ाई तो मेरा हो ही रहा था। तो 98-99 के लगभग में BPSC का एग्जाम हुआ। तो हम घर आए थे तो बुजुर्ग लोग बोले एक बार BPSC भरिए, हो सके यहाँ आप सेंटर से स्टेट आ जाइएगा। तो मैं ये किताब दुकान से PT का फॉर्म भर के चला गया और जाके 7 महीना मेहनत किया। उसके बाद मुजफ्फरपुर में मेरा PT एग्जाम हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर गए। पटना में रिटर्न हुआ और पटना में इंटरव्यू हुआ, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हम पास कर गए और डिप्टी कलेक्टर बन गए। फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके बाद हुआ क्या कि हम एयरफोर्स से रिजाइन देके आ गए और शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट बिहार में हमारे ट्रेनिंग हुआ। और फिर उसके बाद पहला पोस्टिंग मेरा बढ़िया अनुमंडल हजारीबाग जिला में हुआ। किस पद पर? वहाँ BDO CO मजिस्ट्रेट सब हम संभालते थे। सब संभालते? हाँ जी, BDO चौपारण के BDO प्लस मजिस्ट्रेट बढ़िया अनुमंडल सब चौपारण और मजिस्ट्रेट वहाँ के। उसके बाद वहाँ से हमारी पोस्टिंग हो गई चतरा में। वो चतरा जिला बहुत उस समय डिस्टर्ब जिला था, आप जानते हैं, डिस्टर्ब जिला था। तो वहाँ ज्यादा पदाधिकारी नहीं थे, तो वहाँ हमको बहुत बृहद रूप में DC महोदया ने हमको काम दिया। उसमें कुंदा प्रतापपुर ब्लॉक जो बहुत डिस्टर्ब था, उसका दोनों ब्लॉक के BDO 4 CO 4 CDPO 4 6 विभाग नहीं हो गया। हमारे पास 13 विभाग था। चतरा जेल के सुप्रिटेंडेंट भी थे, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर भी थे, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, स्टाब्लिशर भी थे। मतलब कहने में 13 विभाग हमने वहाँ संभाला। इतने पद आप संभाले, तो ऐसा ही आपके पास अनुभव भी हुआ होगा? हाँ जी, काफी अनुभव हुआ। उसी में हम ये भी देखते गए कि हमारे समाज के लोग को कहाँ से मदद कर सके। नॉट ओनली समाज, हम लोगों को जो गरीब है उनको हम कैसे मदद कर सके, इस टाइप का मेरी भावना थी। और सबके लिए हम इक्वली काम करते थे। इसलिए मेरा चतरा जिला उतना जो डिस्टर्ब जिला है वहाँ हमको सभी लोग प्यार आशीर्वाद दिया। उसके बाद हम चले गए चाईबासा, वहाँ हम SDM पोस्ट पे रहे। हाँ जी, सिविल SDO हो गए। उसके बाद कुछ कारण से, पर्सनल कारण है जो मैं बताना नहीं चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो हम SDM पोस्ट से रिजाइन दे दिए। SDM जैसा पद से गरिमापूर्ण पद है, लेकिन आप वहाँ से भी रिजाइन कर दिए? हम रिजाइन देते हैं। उसके बाद वहाँ जो रूंगटा माइंस लिमिटेड है, जो आयरन ओर का बहुत बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है, वहाँ हम ज्वाइन कर लिए और 10 साल तक हम सीनियर GM के पोस्ट पर काम किए। रूंगटा माइंस में। उसके बाद वहाँ से आए टाटा में 2 साल जनरल मैनेजर। हाँ, जनरल मैनेजर, सीनियर GM। सीनियर जनरल मैनेजर, ये तो बहुत बड़ा पद है। हाँ, और रूंगटा जैसे मैंने बहुत रिप्यूटेड कंपनी है, उसमें आपको जनरल मैनेजर बना दिया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। जी जी। उसके बाद टाटा में 2 साल रहे। फिर अभी फिलहाल हम इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड वेदांता जो बोकारो में है, वो बहुत बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसमें मैं लैंड एंड रेवेन्यू सेक्शन का HOD हूँ। यही अभी मैं कार्यरत हूँ। वहीं पर काम कर रहे हैं? यही मेरा नौकरी का सफर रहा है। तो इतना आप इतना पद को संभाले, अनुभव आपके पास बहुत हो गया,
तो इतना व्यस्त आप रहते होंगे, तो ये सब आप समाज को भी देखते हैं। हम लोग जो जानते हैं, हम लोगों को जो जानकारी है समाज को, परिवार को, आप सभी चीज को देखते हैं, आपको समय मिल जाता है सबके लिए। देखिए, आपकी इच्छा शक्ति है, दृढ़ शक्ति है, तो आप सब काम निकाल सकते हैं। जी जी, और नहीं तो फिर कोई काम नहीं होगा जी। अच्छा, ये तो जॉब के बारे में आप बताए, बहुत अच्छा बताए। आप देखिए कहाँ से, गांव घर से निकल करके आप ये इतने बड़े बड़े पदों को आप सुशोभित किए। आप अच्छे अच्छे पदों में, और एक ही काम में, आप एक ही जॉब में नहीं रहे, आप कई जगह आप बदले, अपने नौकरी को बदले आप। अच्छा, आप ये सब तो बताया, लेकिन आपकी शादी कब हुई, किस वर्ष में? मेरी शादी हुई 1986 में। 1986? हाँ, हम 1980 में एयरफोर्स सर्विस ज्वाइन कर लिए। आप जानते करते हैं कि जब सर्विस कर रहे तो शादी भी हो जाती है। 1986 में मेरा शादी हुआ। उसका 1989 में मेरी बड़ी बेटी हुई अमृतसर में। अच्छा। उसके बाद उस समय आप अमृतसर में थे, वहाँ अमृतसर में हुई। उसके बाद वहाँ से पोस्टिंग हुआ मेरा गुजरात, तो वहाँ बीच वाली बेटी भुज कच्छ में हुई, और तीसरी बेटी हमारी यहाँ रांची में हुई। तो हाँ, बड़ी बेटी जो हमारी है वो जेसिका ओरांव उसका नाम है, वो इंडिगो एयरलाइंस में इंजीनियर है। वो पालम एयरपोर्ट में रहती है, और ज्यादातर उसका भ्रमण विदेश में होता है डिपार्टमेंट का। और दूसरी बेटी है सलोनी ओरांव, जिसको ट्राइबल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। वो दिल्ली में रहती है, वो भी साथ साथ नौकरी भी कर रही है। वो तो एकदम मॉडल। हाँ। और तीसरी बेटी है लावण्या ओरांव, जो सन जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन करके अभी वो भी तैयारी के लिए दिल्ली गई है। और एक खुशी की बात ये है कि मेरी बेटी जेसिका ओरांव जो है, उसको जेसिका ओरांव और सलोनी ओरांव, जेसिका ओरांव को एरोनॉटिकल के क्षेत्र में और सलोनी ओरांव को मॉडलिंग के क्षेत्र में हमारे समाज के द्वारा झारखंड गौरव आदर्श नागरिक सम्मान का पुरस्कार दिया जा चुका है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे समाज के लिए गर्व। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप देखिए, इतना व्यस्त रहते हैं, इतने पदों को आप देखते हैं, अभी भी आप जहाँ पर हैं बहुत व्यस्त हैं, लेकिन आपको हम लोग जो देखते हैं, सरना नवयुवक संघ हम लोग चलाते हैं, ये पूर्व संध्या, करम सरहुल में सब आयोजन करते हैं। हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं कि आप हमेशा वहाँ चले आते हैं, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि समाज के प्रति भी आपको रुचि बहुत ज्यादा है। समाज को देखने का आपका शायद हो सकता है कि हम लोग से भी बेहतर और अच्छा अलग नजरिया हो सकता है, ऐसा हम लोग महसूस करते हैं। तो क्या इस ऐसा मैंने जो हमेशा आते हैं, तो मैंने किस तरह सब समाज को देखते हैं, या पर्व त्योहार संस्कृति है, इसको आप पता नहीं, इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, तो कुछ इस पर। देखिए, हमारा समाज जो है, समाज एक संस्था है जिसमें सभी लोग अपने रीति रिवाज से जुड़े होते हैं। सभी सदस्य लोग एक विशिष्ट रूप से रीति रिवाज या संस्कृति या धर्म या परंपरा से जुड़े होते हैं। हमारा आदिवासी समाज भी ऐसा ही है। हमारे समाज में पूर्वज लोग कभी किसी जमाना में जंगलों में निवास करते थे, पहाड़ों में निवास करते थे, उन्होंने खेती बाड़ी किया होगा, शिकार किए होंगे, जंगली उत्पाद से सब निर्भर रहे होंगे, वो सब रह करके आए हैं। तो उन लोगों ने प्रकृति की पूजा की है, और एक रीति रिवाज बना। तो रीति रिवाज में हम देखते हैं कि हमारे सरना माता का पूजा होता है, जो साल वृक्ष का पूजा सरना माँ निवास करती है। करम पूजा होता है, कर्मा डाली को करम देवता की पूजा करते हैं। अच्छा कर्म अच्छा धर्म में चलिए, इसकी हम लोग मिलती है। जब हम लोग जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कोई पूजा पाठ करते हैं, तो हम डंडा कट्टा करते हैं, और धर्मेश बाबा को हम लोग आह्वान करते हैं कि हमारा कृषि अच्छा हो, हमारा जीवन यापन अच्छा हो, बाबा हम लोग आशीर्वाद दीजिए। जतरा है, सिंदरा है, इस प्रकार जो है ये सारे हमारे पूर्वजों की संस्कृति, और इस संस्कृति को लेके ही आज हम चल रहे हैं, और इस संस्कृति को बचाए रखना हम सबका फर्ज है। अगर ये संस्कृति नहीं रहेगी तो हमारा समाज में शायद इसका अस्तित्व नहीं था। इसको बचाए रखने में सभी को आगे आना चाहिए। बहुत उत्कृष्ट विचार है आपका। अच्छा, पिछले बार जो सरहुल पर्व के समय सरहुल पूर्व संध्या समारोह हुआ था, हम लोग देखे कि एक राजा बिरला हॉस्टल की टीम आई थी, नृत्य दल, और उन लोग अपना नृत्य प्रस्तुत करने के बाद उन लोगों को आप सम्मान के रूप में आप कुछ अमाउंट वगैरह आप दिए। मैंने क्या, मैंने किस कारण से आप, क्या अच्छा लगा आपको? देखिए, मैं सोचता हूँ ना
जी। कि हमारे राजा बिरला हॉस्टल बेसिकली हम लोग का अपने समाज के लड़के ज्यादा वहाँ रहते हैं, अच्छा अच्छा। और वहाँ के लड़के हमारे संस्कृति को आ करके वहाँ अखड़ा में दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं किसी जमाना में उस हॉस्टल में रहा करता, अरे वाह। इससे मेरा एक ये संबंध जुटा हुआ है। जी जी। तो मुझे बोल लगा कि राजा बिरला हॉस्टल लड़के आए तो मुझे बहुत गर्व हुआ। जी। तो मैं उस हॉस्टल में रहा हूँ, उस हॉस्टल में पढ़ा हूँ, और उस हॉस्टल से चल के मैं आज जो भी हूँ उस हॉस्टल में रह के सब ज्ञान प्राप्त किया। अरे वाह। तो मुझे लगा कि अपने बच्चे हैं उसको प्रोत्साहित किया जाए, इसलिए मैं आगे आया। 2000 रुपये का इस टाइप का इनाम मैंने अभी भी उस हॉस्टल के साथ आपका लगाव है। लगाव है जी, इसी बात आपको से अपने को दिखाई पड़ा उसमें, है ना? एकदम अपना लगा कि ये- अपना लगा, है ना? जी समाज सेवा। जी जी। हाँ। तो आप वहाँ पर ये भी देखे कि एक ब्लाइंड आदमी है जो देख नहीं पाता है और बांसुरी बहुत अच्छा बजाता है, आप उसको भी कुछ राशि आप हाँ, प्रदान किए आप। जी जी, हम उसको भी राशि प्रदान किए। हाँ। वो बाबा हमेशा आते हैं, बांसुरी बजाते हैं, हाँ। और उनकी बांसुरी की धुन बहुत ही प्यारा और मनमोहक होता है। जी। देखिए, भगवान हर आदमी को कला अपने अपने जगह में दिया है। वो क्या बोलते हैं, सूरदास बाबा हैं, लेकिन उसको इतना अच्छा बांसुरी बजाने आता है, हमेशा वो बजाते जी। हैं। अब मुझे उसके प्रति बड़ी मतलब क्या संवेदना हुई कि भाई एक वो हो करके, मतलब क्या बोलते हैं, सूरदास देख नहीं होकर पाते हैं, के देख नहीं सूरदास पाते, होकर के। उसके अलावा बाद इतना बड़ा कला है। हाँ। तो मुझे लगा कि इसको प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, तो मैंने उसको पैसे दिए। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप तो बहुत बता रहे थे कि सिसई प्रखंड में आपका गांव है, जी, जी। तो सिसई प्रखंड में होने के नाते हमको लगता है कि कुड़ुस भाषा भी आप जानते हो। हाँ, जानते हैं। कुड़ुस भाषा जानते हैं। तो आज के दिन में, आज टेक्नोलॉजी का है, चाहे पूरी दुनिया चाहे देश इतना विकास कर गया है, फिर भी ऐसे समय में कुड़ुस भाषा के बारे में आपका क्या राय है, क्या विचार है आपको? देखिए, हमारा देश में बहुत विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसको जैसे हम उदाहरण के लिए पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी है, तमिलनाडु में तमिल है, कर्नाटक में कन्नड़ है, केरल में मलयालम है, महाराष्ट्र में मराठी है, तो गोवा में कोंकणी है, तो मणिपुरी है, असमिया है, उड़ीसा, सबका अपना अपना भाषा। ये हमारा देश को विभिन्नता में एकता होते हुए भी और एकता में रखता हमारा देश को। कि किसी प्रकार हम लोग का समाज में भी इस टाइप की ही प्रवृत्ति हम लोग को मिलती है। जैसे हम उदाहरण के लिए देखेंगे कि हमारे राजमहल की पहाड़ी या बागरपुर गोड्डा दुमका एरिया है, वहाँ पे हमारे संथाली भाई लोग रहते हैं, वो लोग संथाल भाषा बोलते हैं। अरे चाईबासा जाइए, सरायकेला जाइए, चक्रधरपुर तरफ जाइए, तो उधर वो भाषा के भाई लोग वो भाषा बोलते हैं। इधर कुट्टी या तोरपा या रनिया क्षेत्र हुआ, इस क्षेत्र में हमारे मुंडा भाई लोग रहते हैं जो मुंडारी बोलते हैं। उसी प्रकार ये कुड़ुक लैंग्वेज है जो हम लोग छोटा नागपुर में जनरली यहाँ बसे हुए हैं, कुड़ुक लैंग्वेज है। ये भी एक बहुत बड़ा समाज को जोड़ने वाला एक मतलब भाषा है। और ये भाषा सिर्फ आज झारखंड में नहीं, झारखंड से निकल के ये बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, यहाँ तक कि नेपाल तरफ और अन्य देशों में फैला हुआ है। और ये कुड़ुक भाषा जो है, इसको हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, और इसमें हम एक संस्कृति में बन जा रहे हैं। जैसे हम कुड़ुक भाषा बोलते हैं तो लगता नहीं, तो मेरा आदमी है, अरे तो हमारा समाज का है। तो उसमें कुड़ुक भाषा बोलने से हम लोग एक अपनापन जुट जा रहा है, हमारी एकता जुट जा रही है, हम शिक्षित भी ज्यादा हो रहे हैं, पारस्परिक सहयोग की बात आने लगती है। इसलिए कुड़ुक भाषा बहुत ही समाज को आगे बढ़ाने का एक जरिया भी है। और इस हम ये भी देख रहे हैं कि यूनेस्को की जो ये हमारा कंक्लूजन है, एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार हमारे कुड़ुक भाषा को थोड़ा कमजोर कड़ी में रखा गया है। कमजोर कड़ी का मतलब खतरा, इंडेंजर लैंग्वेज। तो हमारा ये जो कुड़ुक समाज है खतरे के लिस्ट में यूनेस्को के रूप में। तो हमको चाहिए कि हर स्कूल में ज्यादा से ज्यादा कुड़ुक पढ़ाई हो। जो बच्चे हैं उसको कुड़ुक शुरू से ही सिखाया जाए। जो बच्चे बड़े हो गए जो कुड़ुक नहीं जानते, उनके लिए बहुत सारा किताबें उपलब्ध है, वो लोग उसको खरीद के पढ़ें और इसको जाने सुने। कुड़ुक भाषा जब हम जानेंगे तो हम समाज को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा सकते। अच्छा, अकुंत बेड़न बोल कि भारत सांस्कृतिक रूप में अजम बढ़िया रही, एडवांस रही, और ये भारत जे रही विश्व गुरु हूँ मन्ना ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्वालिटी दी इन्ने बनल। तो इन्ने बेड़ा जो नमाय भी कुखर ही धार्मिक धर्म रही, नमाय दर्शन रही, नमाय रीति रिवाज रही, नेत नेग रही। तो इबड़ा नेत ने गुठिन
ನಮಗೆ ಇಂದು ಪಢಾ ಲಿಖಾ लगदत इंदु को पोस्ट को काला लगदत अन्नु हो इबड़ा रीति रिवाज गुतिन नमागे अकुन को इना ही चाट रही के मला ये पे तुम नहीं है इधर बहुत है निकाल सकते। हाँ जैसे कि बाजकन ये मैं जो समाज की रीत रिवाज रही बहुत पश्चात रीत रिवाज रही अरे मैं पुरखर की उर्मी धरोहर ही के संस्कृत जे भी चीचा पुरखर चीचा पुरखर की जे नंजर मैं जैसे कर्मा पूजा सर्वन पूजा ठंडा कटना जतरा सेंदरा या और भी बहुत सारा दुमकुड़िया व्यवस्था। हाँ और दूसरी बात ये मैं न्याय व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था महत्व व्यवस्था पहने व्यवस्था पूजा व्यवस्था पन भरवा डाली कटारी उर्मी मैं और रीत रिवाज की चीज ही के अरे उर्मी मैं पूर्वज गार चीज का रहना और इदिन एम अगर माँ बचा पाऊँ तो ये मैं समाज की वो एम स्वजन का विकास माँ ठीक हाँ है ये दिन बढ़ा के वर्मा दिन आगे बढ़ना रही और ये दिन बचा बना के उपाय नन्ना मानी कथा अदन लड़का दो अदन अच्छा लाकुन न मुंजे तरह बड़ा लगदत ना तो इन में समाज तरह न मैं कुरख खद्दर गे मने जे अपन जवान जुआर समाज। आर गे निंद्रिम संदेश या बिदे ने आर गिंद्रिम बा बिदे आर हाँ ये बाप एकदम का ये मैं जो जुआ वर्ग रहना ये मैं जुआ फोर्स और उर्मी ये मैं समाज के विकास में ये काफी योगदान चिया सकूं समाज की विकास का मंदे का समाज में संस्कृति के विकास मतलब उयो में पूजा को उयो धर्म नो पूजा को परंपरा नो उयो तमला में विकास मनो। दूसरी बात की एनजुआरी ने बात सकन कि निम आपको जोखर रहता नहीं स्टूडेंट ही नहीं पढ़ाई लिखाई में बहुत जोर से जोर चिया एकदम दिन रात पढ़ाई में लगा कला अगर अपनी शिक्षा निंगा ननो निंगा का आत्मविश्वास बढ़ रो निमा के ज्ञान बढ़ रो निमा के अपन जीवन शैली सुधार बनो निमा जो जिम्मेदारी रही आग बढ़ रो कारो अधिन और निमा दृष्टिकोण पॉजिटिव मनो कारो निमा आर्थिक विकास सामाजिक विकास मनो और एक आलर या समाज के बीच में जो कड़ी रे विकास की आज शिक्षा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान छी और एने बोन कि निन पुद्दा इसको जो पुद्दा हमेशा नियमित ध्यान में रहना चाहिए कि हम पढ़ाई ही कर रहे हैं अगर पढ़ना भी बड़ी अगर मान ली कि निन एक्शन पुद्दा क्या कर रहे पूर्ण क्या कर रहे हाँ तो मैं लेके उदाहरण नहीं चाहिए कि दिन आसाम क्या करता है उनके कुहाल है नदी नील पार ना दे तो नील खंदरते कहा दे भाई ये नदी पार कर गए लेकिन नील नदी पार ना दे अभी सोचा कि ये एका नदी मना सके तो नेचुरली आसाम में कुहा से नदी ब्रह्मपुत्र नदी तो आदि को सोचा कि ब्रह्मपुत्र नदी को उद्गम कहाँ से हुआ कहाँ से निकला तो मानसरोवर पहाड़ी से तिब्बत से सांगपो रिवर के रूप में निकला अरुणाचल में नामचा बारवा में घुसा दियांग नदी बना उधर लोहित नदी मिला और लोहित नदी मिला वहाँ पे भूपेन हजारी का पुल है फिर सबनश्री नदी आके मिलती है वहाँ पे बहुत बड़ा माजुली आइलैंड है फिर वो नदी आ करके आपको शिलोंग से होते हुए शिलोंग तिबरी और बांग्लादेश में खतरी आदि के नाम है मनिक ब्रह्मपुत्र से जमुना नदी पर और इज्जत तो जो गंगा का लगी फरक्का डैम की बाद नु जो बांग्लादेश को लगी आदि के नाम पद्मा में निकाली इज्जत जमुना इज्जत पद्मा और उनके नदी मेघना बदी की असल जुड़ी और उर्मिज बांग्लादेश से तो मगर बाना की विचार अच्छा कि ये जुनून रहना चाहिए क्या भी नदी पार कर गया कौन सा नदी क्या लेकिन इनका नाचना चाहिए नदी है इसका हिस्ट्री क्या है रखना चाहिए तो इनने रहना चाहिए मतलब मैं मतलब जागरूकता की अभियान कि कभी भी इन एक्शन का अधीन आखना की कोशिश नहीं तो हम लोग अभी हम लोग सुन रहे हैं हम लोग बातचीत कर रहे हैं माने और हम लोग जगदेव कुमार उरांव जी से आप लोग देखें कभी अभी अंतिम में बोल रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जुनून होना बहुत जरूरी है और ये जुनून ही एक ऐसी चीज है जो जुनून के कारण जगदेव जी देखिए मैट्रिक पास किए आईएससी में पढ़ रहे थे और नौकरी इनकी हो गई और उसके बाद ही उसी नौकरी से संतुष्ट नहीं हुए क्यों ऐसा इनके पास जुनून था कि हमको कुछ आगे और कुछ करना आगे बढ़ना और देखिए उस नौकरी के बाद ही आगे बढ़ते गए और पूरे देश में भी एक ही जगह नहीं रहे पूरे देश में बहुत जगह घूमे फिरे कभी पंजाब में रहे कभी गुजरात में रहे और कहीं और भी जगह रहे तो इनको देखे कि मैट्रिक किए इनको लगा कि केवल हम मैट्रिक पास किए हैं आईएससी भी हम क्वालिफाई नहीं किए हैं नौकरी में आ गए हैं इसके बाद इनको लगा कि नहीं हमको आगे की पढ़ाई भी करना चाहिए
और ये आगे का डिग्री, ये अभी बोल रहे थे, आप लोग सुन रहे थे कि इनका कहना था कि भाई 1 साल ही में मैंने 2-2, 3-3 डिग्री हम ले लेते थे। अब सोचिए कि नौकरी भी कर रहे हैं, अभी बोल रहे थे कि हम परिवार को भी पाल रहे थे, बच्चों को भी पढ़ा रहे थे और नौकरी भी कर रहे थे और पढ़ाई भी कर रहे थे। और डिग्री इतना बढ़ाए कि डिग्री बढ़ाने के बाद इनको तसल्ली नहीं हुई तो ये बीपीएससी भी पास कर ली, और बीपीएससी पास करने के बाद में ही एक ही साथ 12-13 पदों को ही संभालते थे। तो 12-13 पदों को संभालने के कारण में इनको बहुत अनुभव भी हुआ। और देखिए उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम एसडीओ में थे सिंहभूम में, लेकिन एसडीओ का पद से ही रिजाइन कर गए। और रिजाइन करने के बाद देखिए वहाँ पर रूंगटा कंपनी में चले गए, और रूंगटा कंपनी में जनरल मैनेजर के पद पर इनको, सीनियर जनरल मैनेजर के पद पर इनको बैठाया गया, तो मैंने पदस्थापित किया गया और वहाँ पर ही काम करते गए। और अभी उसके बाद अभी फिर बोकारो में ये काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे, स्थिर नहीं है। और सोच है, देखिए अभी आप लोग ये बोल रहे थे, सुन रहे होंगे आप लोग कि जब भी यहाँ करम का त्योहार हो, सरूल का त्योहार हो, पूर्व संध्या की बात है, सरना नवयुवक संघ का कार्यक्रम है, सभी ने आकर उपस्थित हो जाते हैं पूरा परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ। हम लोग इनकी बड़ी बेटी है, पहले तो छोटी बेटी जो मॉडलिंग की दुनिया में बहुत नाम है इनका, सलोनी नाम, तो उनको भी हम लोग सम्मानित करने का काम किए हैं। बड़ी बेटी जो एयरलाइन में काम कर रही इंजीनियर के रूप में, तो उनको भी हम लोग सम्मानित किए हैं। तो देखिए ये खुद अपने भी जिस तरह से उन्होंने एनर्जेटिक काम करते रहे, उसी तरह से इनके बाल बच्चे भी हैं और वो भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जिस भी क्षेत्र में इनके बाल बच्चे हैं उन लोग अपने क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, और इसीलिए सम्मान का भी ये लोग हकदार हैं। और देखिए इतना बड़ा बड़ा पदों पर रहकर नौकरी करते हुए भी समाज को, यहाँ की भाषा संस्कृति के बारे में इनका कितना पॉजिटिव विचार है। और ऐसा नौकरी करते हुए इतना डिग्री लेने वाला बहुत कम लोग हमारे समाज के लोग दिखाई पड़ते हैं। और इसलिए युवाओं के लिए भी इनके द्वारा संदेश दिया जा रहा था, पूरे समाज के लिए इनके द्वारा संदेश दिया जा रहा था। तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे व्यक्ति से हम लोगों को, ऐसे व्यक्ति को सुनना चाहिए, उनके विचारों से हम लोग को प्रेरणा लेने की जरूरत है। सभी पूरे समाज को, युवाओं को प्रेरित करने के लिए जगदेव जी को सरना नवयुवक संघ की ओर से और हम सभी, आप सभी दर्शकों की ओर से भी इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। हमारे लिए एग्जाम्पल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इतने जो स्ट्रगल किया है, हाँ इस पोस्ट में आए हैं, हमारे समाज के लिए एक एग्जाम्पल होना चाहिए, उदाहरण होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, समाज सेवा में भी आप लगे रहते हैं हमेशा। अभी पिछले सरूल में पाए थे जी जी, तो आपको हम लोग सुन रहे थे, आप यहाँ से गांव चले गए, और गांव ऐसे ही नहीं गए आप, बहुत सारा कपड़ा, बहुत सारा साड़ी, ट्रेडिशनल, अच्छा, वो सब लेकर के आप गांव गए और उनको बांटे। तो मेरा ही कहना है कि समाज के प्रति भी आप में इतना रुचि कैसे जग गई है भाई, इतना नौकरी करने के बाद, व्यस्त रहने के बाद भी। देखिए, एक समाज सेवा का मतलब सिंपली ऐसा लगता है कि समाज का कल्याण करना, या किसी व्यक्ति विशेष का विकास में योगदान देना, या हो गया कि किसी समूह के विकास में योगदान देना। वैसे समाज सेवा बहुत बड़े बड़े लोग बृहद रूप से करते हैं, लेकिन जिसके पास आर्थिक कमी हो वो भी समाज सेवा कर सकता है, बल्कि सिर्फ उनको इच्छा शक्ति की, दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। तो मैं देखता था कि भाई हमारे जो समाज के लोग हैं, ज़्यादातर गाँवों में रहते हैं, किसान हैं, तो उनके बेटा बेटी लोग तो गांव में पढ़ लेते हैं, लेकिन शहर में जब आते हैं तो उनके साथ क्या दिक्कत होता है कि रहने का, आर्थिक स्थिति कम है, पढ़ने का दिक्कत होता था। तो हम सोचे कि क्यों नहीं इस संबंध में मैं कुछ हेल्प के लिए मैं आगे कदम बढ़ाऊं। तो मैं 60 रूम का एक हॉस्टल फैसिलिटी खोला, मैं अपना घर के आंगन में, पुरानी रांची में। और मैं जितना भी गांव के बच्चे लोग होते हैं, जो खासकर अपना समाज के लोग, उसको मैं प्रेफरेंस देता हूँ कि आओ यहाँ पे और पढ़ो लिखो। साथ साथ एक रूम को लाइब्रेरी व्यवस्था भी बना दिया हूँ, जीके वगैरह पढ़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे वहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं और नौकरी भी कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी की बात हो रही है। साथ ही ये भी मैं एक व्यवस्था रखा हूँ कि बच्चे लोग बोलते हैं, अंकल जी इस बात को पापा पैसा नहीं दे पाए,
तो हम बोलते थे कि बेटा कोई बात नहीं, तुम दूसरा महीना दे देना, तीसरा महीना दे देना, चौथा महीना के बाद दे देना। तो लोग ईमानदारी से बच्चे लोग 4-5 महीना हम किराया देते हैं। ये मैं फैसिलिटी रखा हूँ। और इस पैसे से जो कमाई होती है या मेरे सर्विस से कुछ कमाई होती है, उससे मैं छोटा छोटा समाज सेवा करने की कोशिश करता हूँ। इसी संदर्भ में मैं जब गाँव जाता हूँ, गाँव में सरहुल में करमाने, तो मैं देखता हूँ कि अखड़ा में हमारे घर के पास ही अखड़ा है। तो अखड़ा में देखता हूँ कि कुछ हमारी माँ बेटी लोग या बहू लोग जो है, कुछ लोग ट्रेडिशनल साड़ी पहन के नाचते हैं, कुछ लोग अपना जैसा तैसा साड़ी पहन के नाचते हैं। तो मुझे लगा कि इन लोग के लिए कुछ हम ट्रेडिशनल साड़ी की व्यवस्था करें। इस बार सरहुल में हम ले गए थे, 100 साड़ी ले गए थे और सबको बांट दिए। बांटने के बाद वही साड़ी पहन के सब सरहुल नाचे गाए, संगे सबका आशीर्वाद मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। और इसी प्रकार छोटा सा और एक काम था, जो हमारे गाँव का श्मशान, हम लोग को अपना समाज का श्मशान है, जो नदी किनारे कीचड़ हो जाता है, पानी भर जाता है, तो दाह संस्कार बहुत दिक्कत होता है। मैं बोला बेटा लोग तुम लोग इसको बनाओ, मैं पैसा देता हूँ। तो अभी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म 4 फीट का करीब श्मशान जहाँ दाह संस्कार करते हैं, उसके लिए पत्थर का मैं चबूतरा बना दिया हूँ सुंदरीकरण के साथ में। तभी गाँव वाला लोग के लिए सबको भलाई हो गई है। साथ ही हमारा जो कर्मा, हमारा जो अखड़ा है, जो हमारा संस्कृति जिसे हम झलक वहाँ देख देते हैं, वहाँ पे मैं सुंदरीकरण और टाइल्स लगाने के लिए भी समिति लड़का लोग से बात किया, वो काम जारी है। यहाँ पे रांची में बालालोंग एक जगह है जो रिंग रोड में धुरवा डैम के पास है। बालालोंग चौक के पास मेरा एक पेट्रोल पंप है जिसका नाम है जसलोक फ्यूल। तो वहाँ पे हम जाते हैं, तो बालालोंग में अखड़ा में हमको जाने का मौका मिलता है सरहुल में। तो हम मानिंदे लोग से बात किए कि जो आप कर्मा जो सरना स्थल है, इसको मेरे तरफ से मैं टाइल्स लगा दे रहा हूँ, सुंदरीकरण कर दे रहा हूँ। इसके लिए मैं कुछ पैसा भी दिया हूँ, काम जारी है। साथ ही और मैं बताना चाहूंगा कि हमारा पुरानी रांची का जो अखड़ा है, उसके लिए भी मैं समिति से बात किया हूँ कि इसको टाइल्स लगा के सुंदरीकरण करो, जो भी खर्चा लगे हमसे लेना। और बहाल चल रही है। तो आप देखिए, शिक्षा का क्षेत्र की बात हो, समाज की बात हो, सब तरह की। उसके बाद अभी आप बतला रहे थे कि आपका एक पेट्रोल पंप भी है, तो आप व्यापार की ओर भी आप आगे बढ़े हैं। और आज हम लोग समझते हैं कि हमारे समाज के बहुत सारे लोगों को व्यापार की ओर भी आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, कुड़ुक के क्षेत्र में काम किया जा सकता, सभी जैसे आप लोग हैं, सब लोग हैं, मार्गदर्शक हैं, हम लोग मिल जाएंगे, तो जितना मिलते जाएंगे उतना अच्छा होगा। और सब मिलजुल के अपना कुड़ुक भाषा को आगे बढ़ाने हम लोगों सबको अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। चलिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि सब लोग मिलजुल करके हम लोग कुड़ुक भाषा को भी आगे बढ़ा सकते हैं, कुड़ुक भाषा का विकास हम लोग कर सकते हैं, ऐसा मानना है आज के हमारे वक्ता माननीय जगदेव। तो आप सभी को एक बहुत बहुत धन्यवाद देखते रहने के लिए। पुनः आप सबको जोहार।